हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं NCERT का निचोड़, जहां आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन। इसके पहले आपको 120 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो चलिए आइए, आज जो 60 क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है प्रदान करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम जरूर लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि चीज़ों का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो चीज़ों को बहुत डिटेल से लेकर के चलेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता है? देखिए, ऋग्वेद में 2 ही देवताओं का वर्णन है, एक तो है इंद्र और दूसरा है अग्नि। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऋग्वेद से संबंधित कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला वेद है ये, प्रथम वेद है, ये याद रखिएगा। रचना इसकी लगभग 3500 साल पहले हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है जो प्रार्थनाएं हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया। इसकी कभी कभी आपसे भाषा पूछ लेता है, तो इसकी प्राकृत या वैदिक संस्कृत इसकी भाषा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, प्राकृत या वैदिक संस्कृत इसकी भाषा है, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था, ये भी याद रखिएगा। और इसका छपने का काम लगभग 200 साल पहले हुआ। तो इतनी सारी जानकारियाँ आपको इस प्रश्न में देखने को मिली, तो इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बनते थे? देखिए, आज से 3000 वर्ष पूर्व जो राजा बनते थे वो बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके लोग क्या बनते थे? राजा बनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सहचर का मतलब जो राजा के साथ रहता हो। तो राजा का सहचर क्या हो सकता है? राजा का सारथी। कौन होता था? राजा का सारथी ही राजा का सहचर होता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? तो कौन कर सकता है? जो राजा के साथ रहेगा तो वही तो करेगा। तो राजा के साथ कौन रहता था? राजा का सारथी रहता था। वहां पुरोहित नहीं जाता था, मुख्यमंत्री होता नहीं था। तो ऑप्शन आपका कौन बचा है? राजा का सारथी। इसे ही राजा का सहचर भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अर्थात किसको नहीं था? शूद्रों को, महिलाओं को, दोनों को नहीं? दोनों को आपको बताना है। कह रहा अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो ना तो शूद्रों को था और ना ही महिलाओं को, अर्थात दोनों को जो है आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए और वी, ठीक है। ऑप्शन दोनों सेम है, तो दोनों को नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था? वर्ण में आपको 4 वर्ण पढ़ने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य होता था वेद का अध्ययन करना, लोगों को शिक्षा देना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, कर देना। और शूद्र का काम होता था ऊपर के तीनों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना इनका कार्य होता था। तो ये आपका पहला राइट जवाब होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपको पता चल गया होगा कि जो युद्ध करने का काम करता था वो क्षत्रिय था, तो राइट जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए 127 पर चलते हैं। कह रहा है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ
वर्ग माना गया, जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग है वो कौन सा है? 127 का राइट जवाब देना है। सर्वश्रेष्ठ वर्ण आपका ब्राह्मण है, उसके बाद आपका क्षत्रिय है, उसके बाद आपका वैश्य है, उसके बाद आपका शूद्र आता था। ठीक है, चलिए 128 पर चलते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, और जन का अर्थ होता है जो आम लोग या जनता, आम लोग या इसे ही जनता कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 129 कह रहा है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण माना गया? देखिए, सबसे पहले मैं महाजनपद के बारे में आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों को और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जो महाजनपद लगभग इसका समय जो बताया गया है 2500 साल पहले है। कब है? 2500 साल पहले। जो जनपद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए उन्हें ही महाजनपद कहा गया। अर्थात अब ये जो महाजनपद होते थे अपने चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगे थे। ठीक है, और क्या करते थे कि जो महाजनपद के राजा हैं वो लोगों के द्वारा समय समय पर जो उपहार लाए जाते थे उस पर नहीं निर्भर रहते थे। अब वो नियमित कर वसूलना चाहते थे। जैसे फसल पर उन्होंने कर लगाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कृषक चीज़ों पर उन्होंने कर लगाए, और कृषक पे कहा जाता है लगभग 1/6वां हिस्सा कर लिया जाता था। तो कृषक या कृषक पे कितना लिया जाता था? 1/6 हिस्सा कर लिया जाता था, और इस 1/6 हिस्से को क्या कहा जाता था? इस कर को भाग कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। तो फसलों पर लगाया गया कर। ठीक है ना, 129 का राइट जवाब आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए 130 पर चलते हैं। महाजनपदों का उदय आपसे पूछ रहा है कब हुआ था? मैंने ऊपर अभी आपको बताया 2000 साल पहले नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? लगभग 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ था। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को देते थे। क्या देंगे भैया? भेड़ बकरी तो जंगल में मिलता नहीं है, अस्त्र शस्त्र तो मिलता नहीं था, तो जंगल से जो वस्तुएं उनको मिलती थी वही वो ले जाके राजा को देते थे। जैसे क्या मिलती थी? हाथी का दांत हो गया, और क्या दे सकते थे? जैसे शहद हो गया। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, जैसे कुछ महत्वपूर्ण लकड़ियाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें वो ले जा करके राजा को देते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 132, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपसे पूछ रहा है, बताइए जो मगध है उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले मैं मगध से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, मगध में 2 नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एक तो आपकी गंगा नदी है, एक आपकी सोन नदी है। इनके बारे में याद रखिएगा, दोनों नदियाँ यहाँ से बहती हैं। यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक भी हुए। एक का नाम है बिंबिसार, ये भी याद रखिएगा, और दूसरे का नाम है अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। दोनों का नाम याद रखिएगा, 2 महत्वपूर्ण शासक हुए। ठीक है, बिहार में जो कह रहा है प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, कौन सी बनी? तो अब आपको इसका जवाब मैं बताता हूँ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जवाब हो जाएगा राजगृह। क्या हो जाएगा? जो प्रारंभिक राजधानी बनी वो क्या हो जाएगी? राजगृह हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसका आधुनिक नाम क्या है? इस राजगृह का आधुनिक नाम आपको देखने को मिलेगा राजगीर। क्या देखने को मिलता है? राजगीर। कई सालों तक ये मगध की राजधानी बनी रही, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद ये आपका पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना कहते हैं, ये आपका बिहार में राजधानी बन जाती है। मगध के बारे में कहा जाता है मगध जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन करके कौन उभरा? 133 का राइट जवाब देना है। तो अभी हमने बताया था मगध,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक शक्तिशाली शासक कौन था? एक शक्तिशाली शासक कौन था? अवंती का, कौशल का, मगध का? एक नहीं दो थे, याद रखिएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, 134 का राइट जवाब आपका सी हो जाएगा। 135, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी वही राजगृह, आधुनिक राजगीर जिसको कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर बाद में राजधानी बनी जिसे पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के नाम से भी जाना जाता है। 136 पर चलते हैं। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर मेस्टोनिया का राजा था, याद रखिएगा। ठीक है, राजगृह के बाद मगध की राजधानी क्या बनती है? पाटलिपुत्र बनती है जिसे आधुनिक पटना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसोपोटामिया नहीं, मेस्डोनिया का था। ऐसे ऑप्शन दे करके कंफ्यूज कर सकता है। मेस्डोनिया का राजा था, याद रखिएगा। 139 कह रहा है वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? 139 का आपको राइट जवाब देना है। किसकी राजधानी थी? जल्दी से बताइए। 139 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए। ये वज्जी की थी। किसकी थी? वडी नहीं है भैया, वज्जी है। इसको सही कर लीजिएगा। तो जो वज्जी है उसी वज्जी की राजधानी आपकी क्या थी? वैशाली थी, याद रखिएगा। और जो वैशाली अर्थात जिसकी राजधानी थी जो वज्जी है, वहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते हैं? गण या संघ। यहाँ गण या संघ किस्म की शासन प्रणाली थी। और ये दोनों आपके बुद्ध और महावीर जो हुए हैं ये इसी गण और संघ से ही संबंधित हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी क्या है? अभी बताया आपको, वज्जी संघ की राजधानी क्या है? तो वैशाली है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? 141 का राइट जवाब आपको देना है। बताइए, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलेगा? दीर्घ निकाय में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 142 पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? लगभग 2300 साल पहले भारत पर आक्रमण किया था। और ये कहाँ का शासक था? मेस्टोनिया का। अगला है बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो शरण स्थल थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें विहार कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? व्याकरण से। और उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 145 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 145 का राइट जवाब दीजिए। गौतम, सिद्धार्थ या इन्हीं को कहते हैं गौतम बुद्ध। क्योंकि पहले तो ये गौतम या सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। ठीक है ना, चलिए अब हम आपको बुद्ध से संबंधित कुछ चीज़ों को बताते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। पहली चीज़ आपको नोट करना है, जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। क्या है? लुम्बिनी है, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है सुद्धोधन। और इनकी माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम है महामाया देवी। जो इनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी, जिन्हें प्रजापति गौतमी कहा जाता है, उन्होंने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। पुत्र का नाम इनके राहुल था। क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। सब नोट करते जाइएगा। और इनके सारथी का नाम
चन्ना था, ये भी याद रखिएगा। और इनके घोड़े का नाम कंथक था, कंथक इनका घोड़ा था। ठीक है, जो इनके ज्ञान प्राप्ति का स्थल बना उसे गया या बोध गया कहा गया, वो बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर है। ठीक है, और इनका प्रथम उपदेश जो हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, और सारनाथ को ही ऋषि पत्तन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने दो इनके बहुत मुख्य शिष्य हुए, जिनमें एक आनंद दूसरा उपली हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इनके जीवन के जो मृत्यु है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो 483 ईसा पूर्व हुआ था, लगभग 80 वर्ष की आयु में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें बुद्ध से संबंधित। चलिए अगला है, कह रहा उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 146 बताना है। इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों को भी आने का मतलब वो मिलता है, मतलब उनका भी उल्लेख है। तो दोनों सही है, वो गलत हो जाएगा। अगला है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है, तो गलत होगा। निर्धन व्यक्ति को इजाज़त नहीं थी, इन्होंने कहा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो ये गलत है, यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब याद रखिएगा, होता है गुरु के समीप बैठकर सीखा गया ज्ञान ही उपनिषद कहलाता है। बुद्ध का संबंध किस गण से था? शाक्य गण से था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में, बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 149 का राइट जवाब देना। जो गलत है वो आपको बताना है, तो जो सही है वो गलत होगा। संघ के पुरुष और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है तो गलत। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है तो गलत। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे अपने माता पिता से अनुमति लेते थे, सही है तो गलत। पत्नी अपने पति से, दास अपने मालिक से लेते थे। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति आवश्यक होती थी, गलत है, यही सही हो जाएगा। माता पिता से नहीं, पति से लेना पड़ता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 150 क्वेश्चन पर। यह क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में प्रदान की? आपको जवाब देना है, 150 का राइट जवाब देना है। प्राकृत भाषा में दी। क्यों दी? क्योंकि उस समय जो आम जनता थी, ये आम जनता की भाषा थी, और ये चाहते थे कि हमारे जो विचार हैं वो आम जनता तक बहुत ही आसानी से जाएं, लोग उनको पढ़ें समझें और उनकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक है? आपको बताना है, जल्दी से इसका जवाब देना है। 151 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, क्या होगा? चलिए मैं आपको बुद्ध से संबंधित कुछ सारी चीज़ें बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जो बुद्ध हैं, इनके जन्म का देखिए, जब ये गर्भ में आए तो इनके गर्भ का प्रतीक है हाथी। ठीक है, जब ये जन्म लिए तो इनके जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का है कमल। ऐसे याद रखिएगा चीज़ों को कोरिलेट करके। निर्वाण का इनके प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक है इनके पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह है। जो प्रथम प्रवचन दिया उसका क्या है? प्रथम प्रवचन का चक्र है। और ज्ञान प्राप्ति का क्या है? ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है। इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यौवन का प्रतीक इनके क्या है? जब ये यौवन अवस्था में जाते हैं तो उसका प्रतीक सांड है, और समृद्धि का इनके प्रतीक शेर है। और इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का प्रतीक इनके स्तूप है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है। तो सारी चीज़ें बता दिया।
अब सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक होगा, वहां इन्होंने क्या दिया था, वहां प्रथम वाचन दिया था। तो बताइए आप किसका प्रतीक हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 152 का राइट जवाब दीजिए। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला एक महान विद्वान पाणिनि था और इसकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, याद रखिएगा। 153 पर चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा है, बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या जिन्हें ऋषभ देव कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या है, आदिनाथ या जिन्हें ऋषभ देव कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रश्न है, इसमें उनका नाम नहीं है तो आप महावीर पर जा सकते हैं, लेकिन जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं, याद रखिएगा। और इनका एक और नाम है आदिनाथ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, बोध गया स्थान कहाँ है, बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था, बताइए। 155 का राइट जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था, इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, इन्हें गौतम कहा जाता था, और क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जो इनको गौतम बुद्ध कहा गया और इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का ज्ञान पुंज भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 156 का राइट जवाब दीजिए। जल्दी से 156 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था मैंने बता दिया, ठीक है, ये भी आपको बता दिया, लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, चलिए बुद्ध किस वर्ण के थे, आपको बता दिया, ये क्षत्रिय थे, याद रखिएगा। क्या थे, क्षत्रिय थे, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे, 158 का राइट जवाब दीजिए। शाक्य गण से संबंधित थे, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, 159 का राइट जवाब दीजिए। तो निर्वाण इनको बोध गया में प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात जन्म मरण के भवबंधन की जिसको ज्ञान हो जाए वही है निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और ये सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, और प्रथम उपदेश जो पहला उपदेश है, अगर पूछ ले आपसे इसका प्रतीक क्या है तो चक्र है, ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में हुई थी, याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, 162 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, जल्दी से बताइए। तो महावीर थे, क्या थे, महावीर थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, और ये कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में है। ऐसे चीज़ों को आपको कोरिलेट करके याद रखना पड़ेगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, या अनुजा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। प्रमुख उपाधि क्या है इनकी, इन्हें केवलिन, निर्ग्रंथ, अरहत, जिन के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्वाण प्राप्ति पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुई थी, इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया, 163 का राइट जवाब होगा। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था,
याद रखिएगा। 164 महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? 165 का राइट जवाब आपको देना है, जल्दी से बताइए। 165 का राइट जवाब देना है। तो क्या होगा, कहाँ लिखी गई हैं? तो वल्लभी में लिखी गई हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया गया? सारनाथ, और ये है कहाँ? सारनाथ वाराणसी में है, याद रखिएगा। 167 वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? 167 का जवाब दीजिए। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। 168 पर चलते हैं। जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? आपको बताना है। 168 का राइट जवाब ब्रह्मचर्य हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जो गलत कथन है उसको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 149 का राइट जवाब जैन धर्म मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा जो सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, सही है तो गलत होगा। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में, वह सही है तो गलत होगा। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई, ये आपका गलत है तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 170, कह रहा है जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर राजवंश कहा जाता है, याद रखिएगा। साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? 171 का राइट जवाब दीजिए। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ठीक। साम्राज्यों को बड़ी सेना द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, ठीक। साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्रित कर, ठीक। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 172 दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया वो कौन सा था? वो आपका अशोक है, ठीक है। और कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध था। कलिंग उड़ीसा का तटवर्ती राज्य है। वहाँ के नरसंहार को देख करके इसने कहा मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, याद रखिएगा। इसीलिए इसको एक महान सम्राट की घोषणा की गई थी इसके नाम। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आपको शेर दिखाया गया है। किसमें? चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? तो 4 शेर हैं, जिसे अशोक की लाट कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक की लाट है, ठीक है। और इसमें 4 शेर हैं, याद रखिएगा। दिखते 3 ही हैं। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने त्याग दिया था। कलिंग उड़ीसा का तटवर्ती राज्य है, याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। कलिंग किस राज्य में है? कलिंग उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। अगला है अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा है? धम्म का पालन करने को कहा है, याद रखिएगा। 180 सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। इसी के साथ आपके हमने 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इन 60 क्वेश्चनों में आपने जितने भी क्वेश्चन सही जवाब दिए हों मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जानना चाहता हूं कितने भाई बंधु ने सही जवाब दिया है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और जो इसके साथ साथ स्टैंडर्ड चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको नोट डाउन करते चलिए, उसको रिवीजन करते चलिए। एग्ज़ाम में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करने वाला है। अब इसी प्रकार की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि एक साथ आपको ढेर सारी चीज़ों की चर्चा कर दी जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी ऑप्शन में रहते हैं जहां आप फंस सकते हैं। उनसे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सभी की सभी आपको प्रोवाइड करवा दी जाए,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उस हर दोस्त तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। प्यारे साथियों, लगातार हम आपके लिए ऐसा प्रयास करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है हर एक भाई बहन पास होना चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसा दिए पास होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग जो भी समस्या होगी उसको लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।